Hi, this is Anandi from Good Money. Today we'll be discussing कि Gen Z और millennials को अपनी financial habits कैसे sort करनी चाहिए. So this discussion will be around कि उन्हें कैसे investment start करनी चाहिए और क्या चीज़ें avoid करनी चाहिए. We'll be talking with Manikaran Singhal from Good Money. तो let's start. सर मेरे कुछ क्वेश्चन है Gen Zs को लेके मतलब बेसिक ही सबसे पहले तो कि उनको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए. See, there is a difference between investing and saving. So, first and foremost, the person who is entering into financial life, young investors की बात हम कर रहे हैं, तो they should learn to save first before investing. Normally, ये देखा गया कि सीधा जब रिटर्न्स की बात आती है कि पैसा इन्वेस्ट शुरू कर दो, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इन्वेस्टिंग शुड ऑलवेज बी द सेकंड स्टेप. फर्स्ट दे शुड लर्न द सेविंग कि आपका इनकम क्या आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, हाउ मच यू आर एबल टू सेव, which will go into investing further. But first and foremost, they should learn कि सेविंग्स हैं, सेविंग्स में लिक्विडिटी बनेगी और लिक्विडिटी आगे चल के इन्वेस्टमेंट होने वाली है. सो यही आप समझिए, सेविंग इज योर कैश सरप्लस विच यू आर जनरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग इज डिप्लॉइंग योर सेविंग्स फॉर योर ग्रोथ और फॉर योर गोल्स. क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, हालांकि प्रोडक्ट सिलेक्शन दोनों तरफ होनी है, बट ये स्टेप जब तक नहीं होता आपको वो एक डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपको एक हैबिट नहीं बननी शुरू होगी आपकी, और लिक्विड नहीं होगी प्रोफाइल में अगर आपने सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और अगर किसी पर्सन के कोई गोल है ही नहीं तो हाउ शुड ही इन्वेस्ट और हाउ शुड ही थिंक अबाउट इन्वेस्ट. आई अंडरस्टैंड यंगस्टर्स में ही रहता है नॉर्मली कि आप नए नए फाइनेंशियल लाइफ में एंटर किए हो, पहले से आया, आपके पास कोई गोल नहीं है. तो हियर आई वुड लाइक टू से, जब गोल नहीं है ना, तो आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए. सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी हैं. तो जब आप अपनी हैबिट्स पे काम करोगे, देन यू बी इन ए बेटर पोजीशन कि आगे चल के अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी फाइनेंशियल्स में, तो आप उसको इजीली कैच कर सको और मैनेज कर सको. तो हैबिट्स में जस्ट लाइक हमने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की बात की थी, पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके पास सेविंग्स इनफ होनी चाहिए, और सेविंग्स इनफ के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए कुछ सरप्लस जनरेट करना है. यू कांट से कि मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ और 10,000 रुपये ही मेरा स्पेंडिंग है, मेरे पास कोई बचता नहीं है. यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ बजटिंग. आप अपने एक्सपेंसेस नोट करो, देखो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, व्हाट आर द एरियाज जो ज़्यादा एक्सपेंसेस ले रहे हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हो, कट डाउन कर सकते हो, एंड बिल्ड हैबिट टू मैनेज द एक्सपेंसेस टू गेट द सरप्लस. अब जब एक्सपेंसेस मैनेज हो गए, ये हैबिट बन गई आपकी बजटिंग की, देन यू थिंक ऑफ द कि आपको बोरोइंग नहीं करनी है किसी भी लेवल पे. अगर आपका कैश फ्लो किसी लेवल पे फिट नहीं हो रहा, और फिर ये बहुत इजी रहता है कि हमें आजकल 100 तरह की मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको सैलरी के बेस पे भी लोन देती हैं, बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स मिल जाते हैं, एंड यू फील लाइक कि आपके पास इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है. तो दिस ऑल्सो शुड बी ए पार्ट ऑफ योर हैबिट कि आपको लोन नहीं लेना, किसी भी तरह से आपको लोन नहीं लेना, अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सम एप्रिशिएटिंग एसेट, पर अदरवाइज कंजम्पशन के लिए आपको लोन नहीं लेना. तो आपको 20% ऑफ योर मनी शुड बी सेव्ड, देन इन्वेस्टेड. लोन से, बोरोइंग से आपको दूर रहना है. और प्लस क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप बोरिंग में एंटर कर ही गए हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू शुड हैव अ डिसिप्लिन कि आपको उसको रीपे करना कैसे आना चाहिए. जितना फ्रीक्वेंटली आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. हर एक बोरोइंग की कॉस्ट होती है. इवन इफ जो नो कॉस्ट आपको ईएमआई दिखाई देती है, उसकी भी कॉस्ट होती है, राइट. तो आपको लोन टाइमली रीपे करना है, वो हैबिट बनानी है. पहले तो लोन लो ही ना मत, सेविंग्स की हैबिट होनी चाहिए. और इस तरह से अगर आप हैबिट्स पे काम करोगे, तो जब आपके एक्चुअल में गोल सामने आएंगे, यू विल बी इन मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से एक्सपेंसेस कट डाउन करके और सेविंग्स इंक्रीज करनी है, या धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है और आपका एक्सपेंसेस भी कंट्रोल आ गया, तो यू विल फाइंड कि आपके पास सरप्लस भी बहुत अच्छा जनरेट होना शुरू हो गया फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वन शुड स्टार्ट विद मतलब उनकी अगर सेविंग्स कम है या इन एनी केस ज़्यादा भी है फिर भी किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए. ओके, सो प्रोडक्ट वाइज हम जब यंग इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो देखो प्रोडक्ट सबके लिए सेम है. तो देर आर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, देर आर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स, देर आर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स. जनरली जब हम एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स या
बड़े एज ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रिस्क प्रोफाइलिंग करवा लेते हैं, जहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि इनको किस तरह का एलोकेशन चाहिए। गोल्स भी अगर होते हैं तो वो भी आपके एसेट एलोकेशन में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। बट नाउ व्हेन यू से यू डोंट हैव एनी गोल्स, आप नए-नए फाइनेंशियल लाइफ में एंटर किए हो, तो आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो वहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग थोड़ा-सा अ, शायद आपको भी अपने बारे में नहीं पता होगा, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकोगे इस प्रोफाइलिंग के। तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, जहाँ पर एक पीपीएफ बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अच्छा सेफ टैक्स फ्री ऑप्शन है, बट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज क्वाइट लिमिटेड, आप उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। बट दैट्स फिक्स्ड इनकम, टैक्स फ्री इनकम, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होती है उसके अंदर, 15 ईयर्स का प्रोडक्ट है। फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आप फिक्स डिपॉजिट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या है, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, इट ऑल्सो गिव्स ए फिक्स रिटर्न। यस, टैक्सेशन इन्वॉल्व है, बट आज की डेट में टैक्स स्लैब्स भी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई हैं फॉर 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 द जनरल इनकम अर्नर्स, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। थर्ड स्टेज पे आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से शुरू हो सकते हो। देर आर मिक्स्ड मैच ऑफ इक्विटी एंड डेट, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी, डिपेंडिंग ऑन आपका डेट से क्या कंफर्ट है, तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द स्टार्टर्स। पर स्टार्टिंग में ही आप बहुत हाई रिस्क की प्रोडक्ट्स में जाना शुरू कर देते हो जस्ट बिकॉज कि आपके सीनियर्स ने, आपके कलीग्स का एक्सपीरियंस है, दैट डजंट मीन कि आपको भी उसमें एंटर करना चाहिए। आपका प्रोफाइल अभी तक आपको समझ ही नहीं आया, आपको खुद समझ नहीं आया, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से समझ आएंगे कि किस में जाना चाहिए। तो देर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अराउंड। आप आजकल तो कितनी सारी मोबाइल ऐप्स हैं, इतने सारे, जैसे मैंने अभी लोन के रिगार्डिंग बात की थी, सेम में इन्वेस्टिंग को लेके बहुत सारी ऐप्स हैं, वेयर यू हैव मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप खुद के प्रोफाइल को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हो, खुद को समझना मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टमेंट, और वो आप आज रियलाइज नहीं करोगे, आपको 10 सालों बाद जाके रियलाइज होगा कि आपने पैसे के साथ क्या किया, वो 10 साल क्या वेस्ट कर दिया आपने। सो इन्वेस्टिंग शुड बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर योर फैमिली टू अंडरस्टैंड, एंड ऑलवेज हैव, जैसे हम बोलते हैं ना क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी कोच होना चाहिए, ऑलवेज हैव अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर along with you who can keep guiding you on different steps, जिससे आप क्वेरी आंसरिंग करवा सको, जिससे आप अपने क्वेश्चंस के बारे में क्लैरिटी ले सको। सो बहुत चीज़ें हैं सोशल मीडिया वगैरह से, वहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट रील्स के अंदर, 90 सेकंड्स के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो एक प्रोफेशनल कोच आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। Yes. And what are the things that one can avoid, और जिस एज ग्रुप में है वो उनको शाइनी चीज़ें ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लग रही हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, तो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दैट थिंग्स? तो ये जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ना, यहाँ से ही वो चीज़ें निकल के आती हैं। लाइक वी फर्स्ट डिस्कस ऑन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, तो हम सीधा इन्वेस्टिंग पे जंप करते हैं। तो यंगस्टर्स हमेशा इन्वेस्टिंग पे जंप करते हैं क्योंकि उनको सेविंग्स की आदत ही नहीं है और सेविंग्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए। उनको एडवाइस कहाँ से मिलती है? अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, जो 4-5 साल उनसे सीनियर हैं और निकाल चुके हैं ये वाला टाइम, जो जिसमें वो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं। इवन शायद उन्होंने भी ना निकाला हो, बट आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतने सोशल मीडिया पे नॉइस है, जिसके कारण आपका डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल है। तो सीधा ही आप इन्वेस्टिंग पे जंप करते हैं, यू इग्नोर द लिक्विडिटी एस्पेक्ट। अब लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे काम में आती है? आपके हेल्थ इमरजेंसी के अंदर, आपकी जॉब, क्योंकि आजकल चाहे यंगस्टर्स बहुत हाई पेइंग जॉब पे एंटर कर जाते हैं, बट स्टिल वो And इनसिक्योरिटी रहती है और जॉब्स आजकल सर्टेन नहीं है। तो दे शुड वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड उस सेविंग्स पार्ट को, लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उनको, कि इतना लिक्विड रखें अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ऑलवेज इन्वेस्टिंग आपको तभी रिटर्न देती है, आपकी वेल्थ में कन्वर्ट तभी होती है जब आप उसको पेशेंटली ग्रो करने देते हो। इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। तो आपने एक बार शुरू किया, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है विद द डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन प्रोसेस। तो आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो पेशेंस आज के यूथ में कम है, बिकॉज आप जिस तरह से मोबाइल को स्क्रॉल करते हो, जिस तरह से आसपास इंफॉर्मेशन आती हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। और दे दे मुश्किल क्या हो जाता है, वो ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं, दैट मीन्स दे रेडी टू स्पेकुलेट, दे रेडी टू ट्रेड। उनको बेसिक अभी फिक्स डिपॉजिट समझ नहीं आया, बट दे टॉक अबाउट क्रिप्टोस।
उनको स्टॉक्स का अभी तक समझ नहीं है, बट दे टॉक अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और बेसिक म्यूचुअल फंड्स की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। स्टिल दे आस्क अबाउट कि मेरी किस तरह से कितनी जल्दी मैं रिटर्न कमा सकता हूँ। अब जो जल्दी वाली बात है वो भी इम्पेशंस से निकल के आती है कि किस बात की जल्दी है, क्यों करना है। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है, शायद तुमने सुना हो, फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बात करते हैं, जी मेरा गोल फायर है। अब ओके, फायर है तो कुछ एनआरआईज हैं, किस कंट्री में आप इंडिपेंडेंस लेना चाहते हो, किस कंट्री में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्या एक्सपेंस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में नहीं सोचा, सबको फायर गोल है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आती है, आप हमेशा से इम्पेशेंट रहोगे कि मतलब किसको ढूंढ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं हम होगा। बोरोइंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमने अभी बात भी की थी कि वो आपके हैबिट में नहीं होना चाहिए, बट दिस इज समथिंग दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ। मतलब वो तो अगर यंगस्टर्स के पास के सैलरी आती है और अगर वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सैलरी आती है, तो लेंडर तो आपके पीछे भागेगा, वो आपको क्रेडिट कार्ड्स भी देना चाहेगा, आपको पर्सनल लोन देना चाहेगा, ऑफर्स कार लोन देना चाहेगा, एंड यू हैव काइंड ऑफ बिकम फाइनेंशियली, आई नॉट से फ्री, बट यस एटलीस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स। पहले उनसे मांगा करते थे, अब वो नहीं मांगते हो। तो अब अगर नहीं मांगते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने पैसे को मिसयूज करो। अब आप सोचो कि मैं गाड़ी ले लेता हूँ, तो जो आपने सरप्लस जनरेट किया था, जो हमने पहले क्वेश्चन में बात की, दैट स्टार्ट्स गोइंग इनटू द ईएमआईज। तो वेल्थ जनरेट होने की बजाय आपने वेल्थ को डिल्यूट करना शुरू कर दिया बाय पेइंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट नहीं कमाया, इंटरेस्ट दे दिया। तो बोरोइंग भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे यंगस्टर्स को दूर रहना चाहिए, जब तक उनको अपना फाइनेंशियल लाइफ ओवरऑल समझ नहीं आता है, जब वो एक स्ट्रक्चर बनाने की स्टेज पे नहीं आ जाते हैं। ओके, दे हैव दिस इनकम, दे हैव दिस गोल, they have this requirement, they have this kind of short, medium, long term requirement। जब तक उन चीज़ों की क्लैरिटी ही नहीं होती है, हाउ कैन यू पुट योर मनी इनटू रिस्क। जब समझ आ जाएगा, फिर आपके पास क्लियर है कि अच्छा इस चीज़ के लिए मुझे ये प्रोडक्ट में आना, लिक्विडिटी पॉइंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ऐसे करूँगा, इंश्योरेंस के लिए ऐसे करने वाला हूँ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट में जाने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इन चीज़ों में जाने वाला हूँ। तो और जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है, जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो इजीली उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क पे आने वाली है। सो द की टेकअवेज कि दे शुड नो की एडवाइस किससे लेनी है, मेनली तो कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करके, एंड दिस इज नॉट एडवाइस। यस, दैट इज नॉट एन एडवाइस, दैट इज जस्ट एन ओपिनियन। और प्लस वो लाइक शेयर वगैरह के लिए, मतलब यू आर स्टिल पेइंग दैट। कंटेंट क्रिएशन। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर, इट्स नॉट फ्री। जनरली ये फ्री और फी का सारा डिबेट है कि वो जो एडवाइस मिल रही है वो फ्री में एडवाइस मिल रही है, एंड यू कैन टेक चांसेस ऑन योर मनी, बट प्लीज अंडरस्टैंड यू आर स्टिल पेइंग देम इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपने जो टाइम अपनी अपग्रेडेशन पे लगा सकते थे, जो टाइम आप अपनी हेल्थ पे लगा सकते हो, वो टाइम आप उनको दे रहे हो। एंड बाय नॉट टेकिंग ए प्रोफेशनल एडवाइस और उनकी एडवाइस के ऊपर आप एक्शन ले रहे हो बाय टेकिंग चांसेस विद योर हार्ड अर्न मनी, तो साइकिल बहुत डेंजरस हो जाता है लॉन्ग टर्म में जाके। अभी वो रियलाइज नहीं करते हैं, वंस दे गेट इनटू दिस। हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, सो देयर आर, और इंडिया के हिसाब से 16-17% पॉपुलेशन है जो 25 to 35% 35 ईयर्स की एज में है, और देर इज 14% पॉपुलेशन अराउंड 16-17 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जो 35 से 45 की एज में है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज ग्रुप जिन्होंने शुरू भी नहीं किया, या जो शुरू करने वाले हैं, या शुरू कर चुके हैं, बीच में कंफ्यूज हैं। राइट, तो स्ट्रक्चर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर तभी आएगा जब आप खुद ऑर्गेनाइज होना चाहोगे या ऑर्गेनाइज हो चुके होगे। सो ऑल योर लाइफ एस्पेक्ट्स, बी इट पर्सनल हेल्थ, आई मीन फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, your professional health, your family health, right? Everything should be in tandem। तब जाके एक बेस्ट जनरेशन की तरफ चीज़ें आती हैं, और एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पैसे बना लिए शायद मेरी फैमिली खुश हो जाए, कि यहाँ पैसे बना रहा हूँ मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, नहीं होता। बट दिस इज द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वन शुड नो कि वो किस किस जगह पे इम्यूनिटी अपनी लूज कर चुका है, जहाँ पर उसको इम्यूनिटी बनानी है। और अगर वो काम करेगा अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, और आई वुड से हैबिचुअल होगा इन चीज़ों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, तो विल बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म। होप इट हेल्प्स। Yes, it was helpful. Thank you for this discussion. For more videos like this, please follow and subscribe. Good morning.